तो एक्सेल में ना सबसे पहले अगर एक नॉर्मल एक्सेल आप ओपन करते हो कि कोई भी फाइल, तो जो भी अपन डेली टास्क करते हैं उन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसको ऑटोमेट करने के लिए आपको पहले तो सिंपल स्टेप है मैक्रो को रिकॉर्ड करना। ठीक है, पहले अपन मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। बट मैक्रो का फाइल सेव कैसे करना है, तो फाइल सेव करने के लिए आपको फाइल के यहाँ पे जाना है। सपोज आप मतलब फाइल के इसमें जाना है, देन सेव एज करके, सेव एज करने के बाद जो भी फाइल आप सेव एज कर रहे हैं, सपोज मैं डाउनलोड में जाके उस फाइल को सेव एज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह पे आपको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक सिलेक्ट करना है। ओके, एंड देन मैं कहूँगा डेमो मैक्रो 2 करके, उसका एक्सटेंशन वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाता है। बस आपको फाइल टाइप सिलेक्ट करना है, यू हैव टू से ओके। अब जब उसको ओके कहोगे तब जाके आप इस फाइल में मैक्रो, मैक्रो तो आप किसी भी एक्सेल फाइल में लिख सकते हो, बट जो लिखा हुआ मैक्रो है वो रिकॉर्ड रहेगा, उसका मतलब स्टोर होगा इसमें। अदरवाइज दैट मैक्रो इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनीवेज। ठीक है, तो ये मेरे पास डेमो मैक्रो 2 वाला फाइल है, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। ठीक है, इस तरह से मेरे पास सपोज बैंक का फाइल है, मतलब एक डेटा सेट है और इट इज ऑलरेडी इन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैक्रो एनेबल्ड है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें यहाँ पे जाके दूसरा वाला फाइल लेता हूँ जो डमी नॉर्मल, मतलब मैक्रो एनेबल नहीं। हाँ, ये मेरे पास सीएसवी फाइल, सीएसवी रहेगा या फिर एक्सेल का रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और मैं सिंपली डेवलपर में जाके यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे ऑप्शन देता है। मतलब पहले तो नेम देना होता है मैक्रो का, तो मैक्रो का नेम देना है तो कभी भी इसमें स्पेस, पीरियड, पीरियड मीनिंग डॉट, ये जो डॉट होता है उसको प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो वो वाले कभी यूज नहीं करना इसमें डॉलर वगैरह, सिंपली प्लेन नेम देना। ओके, आई विल से कि यहाँ पे डिलिमिनेट, डिलिमिनेट डेटा करके मैंने एक मैक्रो। आप सपोज आपके पास ऐसा डेटा आता है एक सिंगल सेल में, रोज आपको डिलिमिनेट करना होता है, उसके बाद कुछ और भी ऑपरेशंस करने होते हैं, बट हम डिलिमिनेट तक ही देखते हैं। ठीक है, तो आपको एक इस तरह से नेम देना होता है जिसके अंदर आप ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो वर्ड को अगर सेपरेट करना है तो स्पेस मत यूज कीजिए, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर उस मैक्रो को कॉल करने के लिए शॉर्टकट की बनाना है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। आई विल से कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, आई विल क्लिक हियर, और ठीक है, व्हाई दिस इज नॉट टेकिंग शिफ्ट। ओके, कंट्रोल इज ऑलरेडी प्रेस्ड, कंट्रोल वी डोंट हैव दैट, यू नीड टू प्रेस ओनली कंट्रोल आर, सॉरी शिफ्ट आर। कैपिटल आर से मुझे कॉल करना है, तो शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा है। ओके, देन आपको ये मैक्रो कहाँ पे स्टोर करना है, इसी वर्कबुक में करना है, तो यू विल से दिस वर्कबुक। अगर आपको न्यू वर्कबुक सेव करना है तो आप उसको न्यू वर्कबुक भी कर सकते हैं। ओके, कोई और मैक्रो रहेगा पर्सनल मैक्रो वर्कबुक करके, तो उसमें भी जाके सेव कर सकते हैं। आई विल से दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक में मेरा मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको इस मैक्रो के रिलेटेड कुछ भी नोट लिख के रखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, देन से ओके। जैसे आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो एक कॉलम सिलेक्ट करना है, देन मुझे डिलिमिनेट करना है। आई विल गो टू द डेटा, देन टेक्स्ट टू कॉलम, देन डिलिमिनेटेड आई विल सिलेक्ट, देन इसमें ऑर्डर में जाके मैं यहाँ पे सेमीकोलन एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो नॉर्मल अपना प्रोसेस है, डेली का प्रोसेस है। आई मीन जब भी करोगे तो इस तरह से हम डिलिमिनेट करते हैं नॉर्मली। तो ये एक मैंने सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसके बाद आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन डेटा का करोगे, कॉलम ऐड करोगे, किस कहीं पे भी जाके रो ऐड करोगे या कुछ भी चेंजेस करोगे, वो सारे चेंजेस रिकॉर्ड होंगे। हर एक स्टेप, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे वो हर एक स्टेप रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होने के बाद आपका मतलब पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपको डेवलपर टैब में जाना है एंड से स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मेरा कौन सा फाइल था, मेरा सीएसवी फाइल था। अभी मैं अगर इस फाइल को सेव कर दूं, मैंने फाइल को सेव किया। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो में जाता हूँ,
तो मेरा मैक्रो वाला फाइल मतलब जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो फिलहाल दिख रहा है, राइट। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, मैक्रो वाले फाइल को, बैच वाले जो बैंक वाला फाइल है उसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, वेयर इज, ठीक है, यहाँ पे आ गया, मैंने मॉडिफाई किया था। फिर ये CSV फाइल है, मैंने फिर से उस फाइल को ओपन किया, डेवलपर में गया, मैक्रोज में गया। कोई मैक्रो है क्या यहाँ पे? कोई भी नहीं है। ठीक है, जो चेंजेस किए उसको सेव किया था करके ये चेंजेस है अपने पास, बट मैक्रो एज सच कुछ भी सेव नहीं हुआ। तो एक्सेल के किसी भी वर्जन में अगर आपको मैक्रो सेव करना है तो उसको, किसी भी फाइल में मैक्रो सेव करना है तो उस फाइल को मैक्रो एनेबल्ड फाइल करके सेव करना होता है। ठीक है, सेम चीज मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे जाके बैंक, बैंक का डेटा सेट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे जाके रिप्लेस कर दूंगा, देन रिफ्रेश, तो बैंक वाला यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे ये वाला डेटा यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, बस CSV से डेटा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम इसको डायरेक्टली लोड भी कर सकते थे एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके, बट ऐसा जरूरी नहीं है। देन फिर से मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करना है, मैं गया रिकॉर्ड मैक्रो पे, मैक्रो का नेम दिया डेटा डिलिमिनेटर। आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट R वाला। कंट्रोल शिफ्ट R जब दबाओगे इस फाइल को ओपन करके, ये डेटा डिलिमिनेटर वाला मैक्रो कॉल हो जाएगा। ओके, दिस वर्कबुक में करना है क्योंकि ये मेरा मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है। मैंने कहा ओके, मैंने फिर से डिलिमिनेट का प्रोसेस किया, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने फाइल को क्लोज किया, मैंने फाइल को फिर से ओपन किया। ओके, और यहाँ पे डेवलपर में जाके अगर मैं देखता हूँ तो मेरा मैक्रो सेव्ड है यहाँ पे। तो ये मतलब जब तक आप मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक सेव नहीं करते तब तक उस फाइल में कोई भी रिकॉर्डेड हो या फिर आपने खुद लिखा हुआ मैक्रो हो, वो सेव नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अभी सेम चीज, मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। फिर मैं गया यहाँ पे और रिफ्रेश करने के बाद बैंक का डेटा सेट है, सेम टाइप का डेली डेटा आता है, मुझे उसको रोज डिलिमिनेट करना होता है। तो एक डिलिमिनेशन, एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने। ओके, मैंने फिर से डेटा को पेस्ट कर दिया, बैंक वाला फाइल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। अब मैं मैक्रो को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट R, जो भी मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड किए होंगे या फिर कुछ फॉर्मूलेज भी लगाए होंगे और उसको नीचे तक ड्रैग किया होगा तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी और वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली होता है। मतलब आप आपका डेली का जो टाइम है वो टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि आपको किसी को मतलब मैक्रो का यूज किसी भी हद तक जाके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शंस लिखने होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये रिकॉर्ड एक लिमिटेड तक काम करता है। लिमिटेड के बाद में लिमिट मतलब क्या, अगर आप किसी फाइल में से मेरे पास सपोज 4 फाइल्स है, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट, ये जो फाइल्स है, इन फाइल्स का डेटा मुझे कॉलेंट करना है, अपेंड करना है, एक के नीचे एक अपेंड करना है, वो भी कर सकते हैं। बट अगर हम रिकॉर्ड करके करेंगे तो हर एक फाइल में जितने रोज है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, उतने ही रोज होने चाहिए। अगर रोज चेंज होते हैं तो आपका रिकॉर्डिंग मतलब ऑटोमेटिकली वो डायनामिक कोड नहीं बनता। तो वो टाइप की इशू आते हैं रिकॉर्ड में, तो तब जाके हमें मैक्रोज को एडिट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली मैक्रो क्या है, मैक्रो अभी पहले कुछ और लैंग्वेज था, बट आई थिंक 2000 से विजुअल बेसिक लैंग्वेज इसको यूज किया जा रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और विजुअल बेसिक से ही
कुछ पार्ट लेके उन्होंने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन मतलब वीबीए बनाया। वीबी कंप्लीट डिफरेंट है, उसमें डिफरेंस है वीबी एंड वीबीए में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वीबी जो है ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको यूज करके सॉफ्टवेयर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो ऑफिस सूट है, इसी को एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने के बाद, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि इस लैंग्वेज में से कुछ पार्ट्स उन्होंने इनहेरिट करके, ठीक है, इसमें यूज करके एक वीबीए बनाया, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो लैंग्वेज एप्लीकेशन के लिए ही काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है और एक लैंग्वेज किस तरह से काम करता है, तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अपन मोस्टली वीबीए जो है अपन वीकेंड पे कवर करेंगे, क्योंकि मैं डेली का जो अपना फ्लो है वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मंडे से अपन, आज और कल अपन मैक्रो देखेंगे, बट सैटरडे संडे फिर यूज करेंगे मैक्रो के लिए अलग से। फ्राइडे को तो क्लास नहीं होगा, बट मंडे ऑनवर्ड्स अपन एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्रो है, मैक्रो में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं ताकि आप खुद लिख सको, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होने के बाद मतलब आपको पता चल गया कि वेरिएबल क्या है, तो उसके बाद कौन से डेटा टाइप्स है जो वीबीए सपोर्ट करता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, फिलहाल इस, ये मतलब वेरिएबल क्या है ये भी आपको कुछ पता नहीं है, मैं बता दूंगा। डेटा टाइप्स कौन से है ये भी पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स होने के बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आपको पता है, राइट। एक डेमो सिंपल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये वाले ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, मॉड्यूलो, राइट। तो उसी तरह के और भी ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे कि हम ये वाले भी ग्रेटर देन लेस देन वाले भी ऑपरेटर, उसको प्रोग्रामिंग में कंडीशनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल या फिर कंट्रोल ऑपरेटर्स, इस तरह से कुछ नेम दिया जाता है, इट डिपेंड्स। बट एनीवेज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यही ऑपरेटर्स होते हैं उसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और ऑपरेटर्स रहेंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इतना आपको पता चलने के बाद हम सीखेंगे कि हम एक बंच ऑफ स्टेटमेंट बनाएंगे। बंच ऑफ स्टेटमेंट मतलब वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सॉरी, बंच ऑफ स्टेटमेंट बनाने के लिए और दो चीजें हमें जरूरी है। ऑपरेटर होने के बाद हमें इफ एल्स, इफ एल्स वीबीए में किस तरह से लिखना है, इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स के बाद हम देखेंगे कि लूप्स कौन से यूज होते हैं। लूप्स मतलब फॉर लूप्स और वाइल लूप, ये दो टाइप के लूप्स है, तो ये लूप्स किस तरह से यूज होते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। और लूप्स होने के बाद हम बंच ऑफ स्टेटमेंट बनाने को सीखेंगे। बंच ऑफ स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ प्रोसीजर, उसको कहा जाता है प्रोसीजर, ओके। या फिर आपने सुना होगा फंक्शंस, फंक्शंस मतलब दोनों का लिखने का तरीका अलग है, पर्पज इसका अलग है, इसका पर्पस अलग है, ठीक है। प्रोसीजर ऐसा कुछ ऐसा मतलब कुछ बड़ा चीज नहीं है, इट्स नॉट सब, उसको सब प्रोसीजर भी कहते हैं, सब प्रोसीजर ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है मैंने, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, इफ एल्स एंड लूप, इन सबको यूज करके ही, मतलब यही इसके अंदर एक एज एन बंच एट ए टाइम कॉल करने के लिए उसको प्रोसीजर या फिर फंक्शंस के जरिए में लिखना होता है। यहाँ तक हमें वीबीए को समझना है। उसके बाद ये छोड़ के जो फॉर्मूलेज है, वो वाले फॉर्मूलेज भी हमें एक्सेल के यूज करने होंगे, राइट। तो वो वाले फॉर्मूलेज भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो एडिट करने के लिए भी अपन ट्राई करेंगे मतलब मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से मोस्टली मैक्रो जब क्रिएट किया जाता है या फिर लगना है, तो आप पहले उसको रिकॉर्ड कर दीजिए।
रिकॉर्ड करते टाइम मतलब वो फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करेगा तो लिखने के लिए शायद ज्यादा टाइम लगे, बट रिकॉर्ड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि यू हैव अ हैंड्स ऑन एक्सेल। तो एक्सेल आप फास्ट फटाफट कर सकते हैं। वंस मैक्रो रिकॉर्डेड उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैक्रो खुद से कैसे लिखने का हमने तो ये देखा। ठीक है, यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वे हमने देखा, एक शॉर्टकट बना के हमने उसको कॉल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर दबाने के बाद। ठीक है, मैं मतलब कितनी भी बार आप उसको कॉल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल जेड, ये वेदर इट इज वर्किंग ओके। मैक्रो का ऑपरेशन कंट्रोल जेड नहीं होता, बट एक शीट में आप उसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर वही डेटा फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट आर दबा दूं, मैक्रो कॉल होगा। और एक तरीका है, ठीक है, मैक्रो के लिए बटन असाइन करना, एक बटन को असाइन करना। तो बटन असाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इंसर्ट में जाना होता है। ठीक है, ये फॉर्म कंट्रोल वाले अपन यूज नहीं कर रहे हैं, अपन इसमें जाके एक्टिव एक्स बटन को लेंगे। इस बटन को लेने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे मतलब जहां तक सिलेक्ट करना है, जितना बड़ा बटन चाहिए आप वहां तक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बस इतना ही सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कमांड लाइन बटन आता है। ठीक है, इस बटन का नेम चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर इस बटन के ऊपर ओके। तो कंट्रोल तो बटन है मेरे पास, और इस बटन को हम रीनेम भी कर सकते हो कि इसके ऊपर सच क्लिक क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन ओपन होगा। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मैक्रो असाइन करने के लिए भी पूछता है, बट यहाँ पे वो वाला ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा। व्यू कोड ये तो डायरेक्टली कोड के लिए हम, ये नहीं यूज करना था मेरे को आई थिंक। ओके, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो इंसर्ट में जाके फॉर्म कंट्रोल के अलग ऑप्शन है, इनपुट ये वाला। बट लेट मी, मैंने तो ये वाला ही यूज किया है, इंसर्ट। बट वो ऑटोमेटिकली पूछता है कि कौन सा मैक्रो उसको असाइन करना है करके। ठीक है, और मैक्रो मेरे पास नहीं है क्या, मैक्रो इसमें रिकॉर्डेड है ना। स्टिक ऑप्शंस, ये तो शॉर्टकट वाला देखा। तो इस तरह से मतलब एक बटन बना के भी अपन उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो मैक्रो कॉल होगा। फिलहाल इसके यहाँ पे मतलब सच कुछ भी ये नहीं है, हमने मैक्रो को असाइन नहीं किया है। ठीक है, एम्बेड फॉर्म्स डॉट, तो फॉर्म्स का बटन क्यों बन रहा है, कंट्रोल से कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड। या फिर जो हमारे पास इंसर्ट में शेप्स करके है, यहाँ पे कहीं पे है शेप, आई डोंट, ओके, वो वाले शेप्स भी अपन यूज कर सकते हैं लाइक बटन। मेरे को शेप क्यों नहीं मिल रही, टेक्स्ट सिंबल यहाँ पे नहीं है। हम कहीं से तो भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। एनीवेज ठीक है, देख लेते हैं अपन उसको कि किस तरह से ये करना है। तो इंसर्ट में एक बटन को कोड किस तरह से असाइन करना है, तो असाइन मैक्रो भी करना है, यही से करते हैं। ये वन एक्स वाई जेड कोई और टाइप है क्या, वन सेकेंड, कॉम्बो बॉक्स ये नहीं है। हाँ, वो फॉर्म से ही, फॉर्म कंट्रोल वाले में से ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे असाइन मैक्रो का ऑप्शन आता है। तो मैंने नीचे वाला एक एक्टिव एक्स वाला लिया था ना, तो बहुत दिन हो गए इसको यूज करके। ठीक है, एक्टिव एक्स वाले में हमें वो ऑप्शन मैक्रो असाइन करने का नहीं दे रहा। एक्टिव एक्स वाला क्या करता है, वो मैक्रो लिखने के लिए आपको मतलब एक विंडो देता है कि जैसे कि मैं ये बटन यहाँ पे अगर एक्टिव एक्स से लेता हूँ। ठीक है, एंड देन इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं और वो कोड को मतलब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। बट आपको लिखा हुआ मैक्रो अगर इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको साइन करना है, तो फॉर्म से ही लेना होगा। ठीक है, चलो फॉर्म से हमने एक बटन को ले लिया, सिंपल। तो ये पूछता है कि आपको मैक्रो फिर से रिकॉर्ड करना है या फिर सिलेक्ट करना है। तो मैंने मेरे पास जो है मैंने उसको सिलेक्ट किया, मैंने कहा से ओके। ठीक है, मैं फिर से डेटा को ले लेता हूँ। इफ आई गो हियर, रिफ्रेश डेटा सेट बैंक,
कंट्रोल सी, यहाँ पे आया, कंट्रोल वी। अब मैं शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा, अब मैं बटन को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इस बटन को बस प्रेस कर देता हूँ, मेरा डाटा डिलिमिनेट होगा, मतलब जो भी होगा इस तरह से अपन बटन भी ऐड कर सकते हैं। और शेप्स भी रहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा हम कहाँ से शेप ऐड कर सकते हैं, बट वो जो शेप इंसर्ट, इंसर्ट में ही है वो, इलुस्ट्रेटर, ओके, यहाँ से है। तो ये वाले अगर आप शेप भी यूज करते हैं ना, तो इसको भी आप, आई थिंक देर इज ऑप्शन असाइन मैक्रो करके, तो ये वाला यहाँ से भी मैक्रो असाइन करके सेव के आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो मैक्रो कॉल हो जाता है, ठीक है। द नो डेटा वाज सिलेक्टेड टू पार्स करके आ रहा है, मतलब फिलहाल मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मतलब ये यहाँ पे उस काइंड का डेटा नहीं है करके वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। बट ये वाले शेप्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं जो भी आपको सेंड ईमेल या जो भी बटन लिखना है वो। बट मैक्रो खुद कैसे लिखने का, ठीक है। तो मैक्रो खुद लिखने के लिए आपको यहाँ पे विजुअल बेसिक में जाना है, ठीक है। विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल वन, ठीक है, ये हमने एक बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल बनाया था, तो आपको मॉड्यूल्स लेने हैं। मॉड्यूल्स कहाँ से इंसर्ट करना है, तो आपको इंसर्ट में जाके यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करना है। मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो मॉड्यूल टू बनेगा, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्रो ट्रेनिंग करके इस तरह से मैं लेता हूँ, इस यहाँ पे भी स्पेस मत दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने मैक्रो ट्रेनिंग करके मॉड्यूल बनाया, ठीक है। मैक्रो को हमेशा आपको, मैंने जो कहा ना, सब प्रोसीजर इज काइंड ऑफ फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है, चलो अपन एक्सेल में भी फंक्शन देखते हैं, इसको तो मैं कभी भी ओपन कर सकता हूँ, लेट मी क्लोज दिस। एक्सेल में गया, तो एक्सेल में हम वी लुकअप वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। वी लुकअप, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो मतलब ये जो है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि फंक्शन है। जहां पे भी आप ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो सारे फंक्शंस होते हैं जिसको बैकएंड में वीबीए में लिखा हुआ है, ठीक है। वीलुकअप ये वाले सब, या फिर डॉट नेट में लिखा होगा, डिपेंड्स कि कौन से सिस्टम पे, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज करके इसको बनाया है एक्सेल को, तो वो उस वाले लैंग्वेज में बना होता है। तो जब भी हमें मतलब ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे गया मैक्रोज में, आई डोंट थिंक सो, ओके चलो, मैंने कोई सच मैक्रो करके उसको असाइन नहीं किया, बट मैंने मॉड्यूल्स तो क्रिएट किया है, मैंने मैक्रो लिखा ही नहीं है। तो हर एक मैक्रो आपको सब प्रोसीजर के साथ स्टार्ट करना होता है, या फिर आपको फंक्शन, क्योंकि एक्सेल में हम सब प्रोसीजर या फिर फंक्शन दोनों को ही कॉल कर सकते हैं। उस मैक्रो को अगर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उस मैक्रो को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना मतलब रन करना है, रन करूंगा मैं सिंपली यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज बॉक्स करके, मैसेज बॉक्स मतलब एक प्रॉम्प्ट देना है मुझे, एंड प्रॉम्प्ट दिस इज अ मैक्रो टेस्ट, ओके। ये भी बताऊंगा ये डबल कोट में क्यों लिखना है करके, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप नंबर भी पास कर सकते हैं, डेट भी पास कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉम्प्ट करके आ रहा है, ये जैसे आप लिखते हैं उसको एंटर करना है, एंड आपको यहाँ पे रन करने के लिए बटन है, ठीक है। पर ये देखो मैक्रो का नेम आ रहा है क्या, जब आप रन करने को जाते हैं ना तो वो पूछता है कि कौन सा मैक्रो रन करना है, राइट। तो आपको मैक्रो डिफाइन करना है कि ये जो आप मैक्रो लिख रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए हमें सब प्रोसीजर क्रिएट करना होता है। तो सब प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए मतलब इट्स नॉट समथिंग लाइक टेक्निकल और कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक सब लिखना है, देन नेम दीजिए टेस्ट करके, ठीक है, टेस्ट करके इतना लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स मैंडेटरी है। ये फंक्शन, किसी भी प्रोग्रामिंग में जाओगे तो फंक्शंस या फिर प्रोसीजर लिखने का तरीका यही है कि नेम के बाद नेम शुड बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये होने के बाद ये आपके मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेता है। अभी मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बस इतना लिखा, नथिंग, मैंने सेव किया फाइल को। अब मैं एग्जीक्यूट करने को जाऊंगा तो ये मैक्रो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। दिस इज अ मैक्रो टेस्ट। एक मुझे मैसेज मिल रहा है, कभी आपको एनी इंसिडेंस, मतलब कुछ गलत होता है, कुछ डेटा नहीं मिलता है, या फिर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं होती,
तो इस काइंड के मैसेजेस आप स्क्रीन पे पॉपअप कर सकते हैं बाय यूजिंग मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स एक मतलब काइंड ऑफ फंक्शन ही है। जैसे एक्सेल में क्या यूज करते हैं, हम एक्सेल में आज सच कुछ यूज नहीं करते पॉपअप लाने के लिए, बट यहाँ पे मैसेज बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स करोगे तो आपको जो भी, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स एक आपको कभी भी मतलब स्क्रीन के ऊपर कोई भी रीजन से ई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो उस फाइल को ओपन करते टाइम अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होता तो आप मतलब जो ये आता है एक्सेप्शन आता है, एरर आता है, उस एरर को भी मैसेज बॉक्स में आप पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि पहले हमें वेरिएबल्स पता होने चाहिए। वेरिएबल्स इन मैक्रो। मैक्रो मतलब किसी मैक्रो, एक मैक्रो का क्या मीनिंग होता है कि इस तरह से मैं लिखूंगा 8-10 लाइन का जो भी प्रोग्राम मैं लिखता हूँ। ठीक है, जो भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और उससे मेरा कुछ तो भी टास्क ऑटोमेट हो रहा है, मतलब द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर ऑटोमेटिंग योर रिपीटेड टास्क, उसको मैक्रो बोलते हैं। बट मैक्रो कोई ऐसा सच डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विजुअल बेसिक ही यूज किया है। क्योंकि इन डेप्थ में जाके ऐसा सीखने की भी जरूरत नहीं, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं लैंग्वेज क्या है, उसके बाद अपन उसको एडिटिंग करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, राइट? तो वेरिएबल बनाते हैं जैसे हम एक्सेल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ, तो फिलहाल हम यहाँ पे मैं 100 स्टोर कर देता हूँ, राइट? ये तो स्टोर कर लेता है, एक रेफरेंस में स्टोर कर लेता है। यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं, ए वन क्या है, तो एक रेफरेंस है, राइट? मैंने यहाँ पे 200 वैल्यू 200 वैल्यू लगाया, B1 में मैंने 200 वैल्यू लगाया, और आगे जाके मैं इसका सम लेता हूँ। मुझे क्या मिल रहा है वैल्यू, मतलब A1 + B1 मिल रहा है, राइट? मतलब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ सम लेने के लिए, नहीं, मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ। और अगर मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ और जब उसको यूज किया जा रहा है कैलकुलेशन के लिए, तो वो रेफरेंस की मतलब B1 नहीं यूज किया जा रहा ना, उसके अगेंस्ट उस सेल में जो वैल्यू है उसको यूज किया जा रहा है। तो सेम काइंड का कंसेप्ट है वेरिएबल। वेरिएबल इज नथिंग बट रेफरेंस। आपको जब भी एक प्रोग्राम लिखना होता है तो आपको कुछ वैल्यूज जो होती है वो डिराइव करने होते हैं। डिराइव करेंगे मतलब क्या, सपोज आपको आज के डेट का फंक्शन, मतलब आज का डेट यूज करना है, बार 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 आपको यूज करना है, राइट? आप तो उसके लिए कुछ फंक्शंस ऑलरेडी लिख के रखे होते हैं, वो फंक्शंस हमें यूज करने हैं। जैसे कि हम एक्सेल में टुडे डालते हैं, तो टुडे डालते हैं तो आज का डेट मिलता है। वैसे VBA में भी एक फंक्शन है एज सच, ओके, फंक्शन है या फिर एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल ही होगा डायरेक्टली, जो जो डेट डेट लिखने के बाद आपको डेट दे देता है। बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें पता है एक्सेल को उस तरह से बनाया गया है कि A1 A2 हम डायरेक्टली रेफरेंस, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेफरेंस नहीं यूज कर सकते, आप A1 A2 नहीं यूज कर सकते। ठीक है, वैल्यू स्टोर करने के लिए उसके वैल्यूज को, A1 A2 के वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे बाद में। पहले अपन बात कर रहे हैं कि एक नेम्ड मतलब एक रेफरेंस क्रिएट करके उसके अंदर एक किसी एक वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो जब वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है, लेट्स से एक वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है, तो वेरिएबल कहाँ पे मतलब कहाँ पे स्टोर होता है, वो कहीं पे भी मतलब किसी भी फाइल में स्टोर नहीं होता। नेवर इट गेट इट आई मीन इट इज नॉट गेटिंग स्टोर्ड एनीवेयर, ओके, अंटिल यू स्टार्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने बस लिखा है एक फाइल में वेरिएबल करके, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करने का, आई विल राइट दैट सेंटेंस। आपने सपोज एक्स नाम का वेरिएबल स्टोर मतलब बनाया, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर किया। जब तक आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करते तब तक उस वेरिएबल के लिए
मेमोरी एलोकेट नहीं होता। ठीक है, मेमोरी एलोकेट नहीं होता। मेमोरी कहां से एलोकेट होता है? तो आपके सिस्टम में रैम होता है। ठीक है, इस रैम के अंदर जब मतलब टेम्पररी रैम मतलब क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी होती है, वो परमानेंट स्टोरेज कभी नहीं होता। कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो रैम का यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा क्रिएट होने वाला है उसको टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करने के लिए, जब तक वो प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक ही वो रैम यूज करता है। उसके बाद वो बंद, मतलब रैम फ्री हो जाता है। मीनिंग क्या होता है उसका कि वो जो डेटा उसने क्रिएट किया था या फिर वेरिएबल्स या फिर ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाके और VBA में सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं डिक्लेयर्ड इन मेमोरी। इन शॉर्ट हम उसको यूज करते हैं डीम करके। इसका लॉन्ग फॉर्म है डिक्लेयर्ड इन मेमोरी। ठीक है, इसलिए मैंने वो बताया कि मतलब वो रैम में स्टोर होता है, तो डिक्लेयर इन मेमोरी। मैंने कहा डेट। ओके, तो मैं पूरा डेट नहीं यूज करता बट डी। उसके बाद ये जो डी है ये कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर करने वाला है, ये हमें पता है क्या? नहीं। कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पहले तो ये अपन देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप एक्सेल में क्या क्या होता है? एक्सेल में हमारे पास टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है, राइट। उसको प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग कहा जाता है। उसको प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग। एक्सेल में हमारे पास डेट टाइप का डेटा होता है, उसको प्रोग्रामिंग में डेट ही कहा जाता है। देयर इज नो अदर नेम। ठीक है, एक्सेल में हमारे पास नंबर टाइप का डेटा होता है, एक ही हम यूज करते हैं, नंबर या फिर डेसिमल या फिर होल नंबर करके। बट प्रोग्रामिंग में कैसा है? प्रोग्रामिंग में उसके लिए अलग अलग वर्ड्स है, वर्ड्स मतलब डेटा टाइप्स है। जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं तो बाइट है, मैं दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट्स भी आज आपको दिखा दूंगा डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है, बाइट है, उसके बाद इंट है। नॉट इंट हियर इज VBA में इंटीजर है। अदर लैंग्वेज आप देखोगे तो मतलब आपने कभी पाइथन देखा होगा तो उसमें इंट वगैरह रहेगा, और जावा में भी इंट है। ठीक है, वो अलग पार्ट है, डोंट लुक देयर। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग करके एक है, उसके बाद डबल करके एक है, डबल करके एक है, और उसके बाद डबल डबल और डेसिमल करके भी एक है। ठीक है, डेसिमल करके भी एक है। तो इतने सारे नंबर्स के अंदर क्यों है? राइट, ये सारे बनाए गए हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अभी मेमोरी मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करना अपना पार्ट नहीं है, ओके, दैट इज नॉट आवर लुकआउट। हमें जब भी नंबर स्टोर करना है हम लॉन्ग यूज करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना कि हमें ऑलवेज लॉन्ग यूज करना है। वो क्यों यूज करना है मैं बता दूंगा, बट हमें लॉन्ग यूज करना है। मोस्टली यही 3 टाइप्स ऑफ डेटा के साथ हम काम करते हैं। उसके बाद बुलियन वाला होता है, ट्रू फॉल्स वाला डेटा होता है, राइट। इफ एल्स जब कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह यूज करते हैं तो बुलियन में हम ट्रू और फॉल्स टाइप का डेटा हमारे पास होता है। क्लियर द स्क्रीन? तो चलो वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा यहां से जाके डीम डी मतलब डिक्लेयर्ड इन मेमोरी डी एज, ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है? जैसे मैं एज लिखता हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपको। मैंने कहा डेट। ओके, एक डेट टाइप का है। ठीक है, अगेन उसके बाद मैं लिखूंगा डीम एन एज लॉन्ग। ओके, देन डीम, और कौन सा देखा था हमने? टी एज टेक्स्ट। मैं बस टेक्स्ट बॉक्स नहीं, टेक्स्ट यूज करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑल दूसरे पर्पज के लिए, तो मैंने टेक्स्ट लिखा। बट यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, राइट। मैंने अलग नेम बताया था स्ट्रिंग करके, तो ये वाला यूज करना होता है। अभी आप जाओगे, ठीक है, ये तो हमने इनिशियलाइज किया, मतलब डिक्लेयर किया कि ये नाम के वेरिएबल्स है। तो अब जाके जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो मैक्रो को समझ में आता है ये डी क्या है, डी डेट है, एन क्या है, एन नंबर है, टी क्या है, तो टी हमारा स्ट्रिंग में है। ठीक है, उसके बाद मुझे डी को सेट करना है, वेरिएबल को सेट करना है, तो हमेशा हम सेट कीवर्ड यूज करेंगे, सेट डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद मैं लिखूंगा सेट एन इज इक्वल टू,
जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो उसको वैल्यू भी असाइन करनी होगी। वैल्यू असाइन करने के लिए हम सेट कीवर्ड यूज करते हैं, सेट से हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। ठीक है, मैंने कहा एन में मैं लिख दूं 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अगेन मैं सेट टी, टी में मैं टेक्स्ट है, देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो मुझे टेक्स्ट टाइप का डेटा होना चाहिए, मेरा टेक्स्ट टाइप का डेटा होना चाहिए। तो अगर डबल कोटेशन में नहीं रहेगा या फिर सिंगल कोटेशन, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे यूज होता है, कुछ और पर्पज के लिए यूज होता है सिंगल कोटेशन, फिलहाल हम डबल कोटेशन यूज करते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज वेरिएबल टी, तो इस तरह से लिखता हूँ। तो अब क्या किया मैंने जो डेटा है उसको स्टोर किया वेरिएबल में। जैसे हम एक्सेल में जाके A1 A2 B1 B2 C1, ये जो भी रेफरेंस है उस तरह का मैंने रेफरेंस किया, क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे जाके मैं बस आउटपुट दिखाने के लिए मैसेज बॉक्स यूज कर रहा हूँ, डी कहूंगा। ठीक है, फिर से मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स एन, फिर से मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स टी। ओके, सिंपली मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए, तीनों के अंदर अलग अलग टाइप का वैल्यू मैंने डाला, और उस वैल्यू को मैं बस पॉपअप में लेके आ रहा हूँ। ओके, कंपाइल एरर डेट सब्जेक्ट टेस्ट, वहां पे क्यों आ रहा है? हमने तो पहले टेस्ट को एग्जीक्यूट किया था, राइट। तो डी, यहाँ पे डी यानी डेट नहीं है, लेट मी स्किप दिस फॉर अ मोमेंट। ओके, कि वो डेट वाला ही मुझे इशू दे रहा है या कोई और इशू दे रहा है? डेट एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ओके ठीक है। चलो कंट्रोल जेड 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 जेड, फिलहाल आई थिंक सेट को हटा देते हैं। ओके, लेट मी ट्राई विद दिस, कंट्रोल सेव, ठीक है। तो सेट नॉर्मली जब हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम उसको नहीं यूज करते, बट सेट कब यूज करते हैं? जब वर्कबुक वर्कशीट ये वाले ऑब्जेक्ट्स हम जब क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए वो सेट। ठीक है, 1, मैंने नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट किया, मैसेज 1000, नेक्स्ट दिस इज की वेरिएबल। ठीक है, तो सेट यहाँ पे इसके लिए नहीं हो रहा, डेट के लिए, लॉन्ग के लिए, मतलब ये जो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं तो ये नहीं बन रहा। वो वैल्यू के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर उसमें कुछ असाइन करना है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्ट ये सब कीवर्ड आपके लिए न्यू है, और ये समझने में सही में मतलब बोलो तो शुरू में टाइम लगता है कि इसको इमेजिन करने में, माइंड में जब तक ये सेट नहीं होता कि क्या होता है, शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट एक नॉर्मल प्रोसेस यही है कि वेरिएबल क्रिएट करो, उसके अंदर कुछ तो भी वैल्यू स्टोर करो, उसको आगे जाके प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करो। ठीक है, तो मतलब इस तरह से वेरिएबल होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। किसी भी लाइन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, नहीं करना है, तो उसको कमेंट कर सकते हैं, डिलीट मत कीजिए कभी भी। आपको एक लाइन, मुझे ये नंबर है इसको प्रिंट नहीं करना है, उसको डिलीट मत कीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए। जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ ये ग्रीन हो जाता है। ओके, ये इसका मतलब वे है कमेंट को रिप्रेजेंट करने का। और मैं फिर इसको रन करता हूँ, डेट दिख रहा है, उसके बाद टी दिख रहा है, मुझे एन नहीं दिख रहा, राइट। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने उसको कमेंट आउट किया है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है। आगे जाके हम बात करेंगे, कल कल बात करेंगे इसके बारे में, इफ कंडीशन और ये वाला। फिलहाल करंट सेल में 2 फंक्शंस है एक्सेल में। ओके, 2 फंक्शंस है, एक है रेंज करके, मतलब वीबीए में, और एक है सेल्स करके। अभी मेरे पास वैल्यू है, इस मेरा जो करंट एक्सेल वर्कबुक है, ठीक है, उसमें वैल्यू है मेरा 100। ठीक है, और 100, और इस वर्कबुक से मुझे रीड करना है वैल्यू। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेल, सेल्स, ओके 1, फर्स्ट रो, देखो यहाँ पे बता रहा है सेल्स के अंदर रो इंडेक्स मैंने बताया 1, कॉलम इंडेक्स मैंने बताया 1। ठीक है, और डॉट वैल्यू,
अभी इस वैल्यू को मुझे मैसेज बॉक्स में लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, चलेगा। आई विल से n इज इक्वल टू, ये सेल्स में हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मतलब डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कर सकते हैं, कभी कभी मतलब कभी नहीं, ऐसा मोस्टली डिक्लेयर नहीं किया तो भी ये ऑटोमेटिकली मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है। लेट्स ट्राई विदाउट डिक्लेयरिंग। अगर एरर देता है तो आपको डिक्लेयर करना होगा, एरर नहीं देता है तो इट इज गुड। मैंने कहा मैसेज बॉक्स, मैंने कहा n, ठीक है। सेल 1 1 की वैल्यू, मैंने कहा ओके, मुझे 100 मिल रहा है, राइट। मतलब हम जो एक्सेल में हमारे वैल्यूज है उसको रीड कर सकते हैं, वहां पे वैल्यू को भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यूजर से वैल्यू लेके भी उसको राइट करेंगे। ये फर्स्ट मैसेज बॉक्स एन हमने प्रिंट किया एक सिंगल सेल में से। अभी मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, शीट चेंज कर लेता हूँ, इस शीट में जाके मैं जंप कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे को सेव करना है, एंड देन मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको रन किया। अभी मुझे क्या मिल रहा है, एज, राइट। मतलब हमने कौन से शीट पे कर्सर क्लिक किया है, उस शीट के वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस दे रहा है, राइट, ऑटोमेटिकली रेफरेंस दे रहा है। तो ये शीट भी सिलेक्ट करने के लिए हमें वर्कशीट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, और उसमें ये शीट 2 का रेफरेंस देना होता है। तो ये सारी चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से मैसेज बॉक्स हमने देखा, एक वैल्यू को एज एन प्रॉम्प्ट यूजर को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी सेल की वैल्यू को रीड करने के लिए हमें उसके सेल्स, एक सिंगल सेल की वैल्यू, अगर मल्टीपल सेल्स अगर हम यूज करते तो वो अलग टाइप का डेटा बन जाता है, उसको एरे कहते हैं, उसको एरे कहते हैं, ठीक है। तो वी विल सी हाउ टू हैंडल दैट आल्सो। उसके लिए हमें लूप तक जाना होगा, लूप जब हम देखेंगे तो हम उस एरे के साथ काम करना भी देखेंगे। मैसेज बॉक्स सेल्स, ये फर्स्ट, मुझे वहां पे वैल्यू एंटर करना है, चेंज करना है, ठीक है। जिस तरह से हम वैल्यू यूजर को दिखा सकते हैं उस तरह से हम यूजर से वैल्यू भी लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डिम, ओके, एंड आई, डिम आई एज, I will say name, instead of name I would like to use long. उसके बाद लॉन्ग, ओके, ठीक है, लॉन्ग मैंने यूज किया। लॉन्ग में आई इज इक्वल टू, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी दे सकता हूँ कि क्या एंटर करना है, यूजर को एक मैसेज देना होता है कि क्या एंटर करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा एंटर ए वैल्यू, और एंटर ए वैल्यू इंस्टेड ऑफ एंटर इन नंबर, ठीक है। इस नंबर को मुझे स्टोर करना है, देखो यही वाला आपको यूज करना होता है सेल फंक्शन, उसमें आपको इंडेक्स देना है कॉलम नंबर, और ये वाला इंडेक्स आपको देना है मीनिंग व्हाट, कॉलम एंड रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। यहां से मैं एन को हटा देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो भी अभी मुझे इस एन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आई मैंने डिक्लेयर किया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप नहीं भी डिक्लेयर करोगे तो भी काम कर लेता है, हमने एन के लिए देखा है, ठीक है। और इज इक्वल टू, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आई में यूजर से इनपुट लेना है, उसको जो मेरा ये सेल है, कौन सा वाला, ये शीट 2 में जाके, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ ताकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए। मैं जो मेरा 100 है उसको 1000 में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ओके। इफ आई से एंटर, तो देखो मुझे मैसेज मिल रहा है एंटर ए नंबर। मैं यहाँ पे जाके, और यहाँ पे सेल भी सिलेक्ट होके आ रहा है A1 करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, इफ आई से ओके, वैल्यू चेंज हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में कुछ भी वैल्यू नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे एन लिखा है। एन यहाँ पे आगे ऊपर कहीं पे उसको वैल्यू असाइन किया है कि एन वेरिएबल को, नहीं ना, हमने नहीं किया, तो मुझे आई लिखना चाहिए था, राइट। अगर आई नहीं लिखना है, मुझे टोटल सम देखना है, राइट। मतलब एक कैलकुलेटर भी हम बना सकते हैं, दो वेरिएबल लेके उसका सम भी लेके आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे आई का वैल्यू चाहिए, तो मैं आई का वैल्यू लेके आ सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा और 1000 को मैं 10,000 कर देता हूँ, ओके।
देखो मुझे 10,000 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, मतलब जो वेरिएबल आपके पास एग्जिस्ट है उसी की ही वैल्यू आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको मैसेज एज अ ब्लैंक मिलेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा वहां पे। देन ये डीम आई, ये सब एक सिंपल वाला कैलकुलेटर ट्राई कर लेते हैं। दो वेरिएबल डिक्लेयर करने की, मैंने कहा डीम आई एज, ओके स्मॉल आई करता हूँ या फिर एक्स यूज करता हूँ, आई एक्स एज लॉन्ग, ओके अगेन डीम वाई एज अ लॉन्ग, क्योंकि दोनों नंबर में है तो मैंने लॉन्ग यूज किया। नंबर है, अभी मुझे इसका सम लेना है तो मैं डायरेक्टली सम ले सकता हूँ मैसेज बॉक्स में या फिर किसी एक अलग से वेरिएबल में। और मैं अगर न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डिम सम, तो इस तरह से वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट वो क्यों करना है, क्योंकि इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या है करके। आप मतलब लॉन्ग टाइम बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उस कोड को रिव्यू करोगे, देखोगे, तो आपको खुद को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने का कि उसको डिक्लेयर वगैरह करके यूज करने हैं। क्योंकि अभी मैंने मेरे कंपनी में जो भी मैक्रोज लिख के रखे उसको लिख के ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मैंने कभी उसको ओपन करके नहीं देखा। ठीक है, ये तो टेम्पररी याद रहता है, बट ये 1 साल के लिए किसको याद रहता है। बट मैं उसको ही बस यूज करता जाता हूँ क्योंकि मेरा काम हो जाता है। बट कभी कुछ चेंजेस करने पड़े तो हमें वो समझ में आना चाहिए करके ये लिखना है। ठीक है, और मैं इसमें भी लॉन्ग वाला ही पैरामीटर पास कर दूँ, पर मैं यहाँ पे सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने ये लिखा, राइट। बट हमें एक्स की और वाई की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए हमें इनपुट लेना होगा यूजर से। मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, तो ये रेडीमेड फंक्शन है, आपको एंटर नंबर 1। ओके, सिंटैक्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये वीबीए में वो फीचर नहीं है कि आपको कहाँ पे एरर करके दिखाए, वो बस कंपाइलेशन एरर ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से एरर बताता है। नंबर 2, एंटर नंबर 2, मैंने 2 नंबर को लिया, मैंने सम भी लिया। अभी मैं उस सम को दिखाना चाहता हूँ, मैसेज बॉक्स सम। ठीक है, मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट करना चाहा, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा 100, यहाँ पे किसी भी सेल में वैल्यू को मैं एंटर नहीं कर रहा। ओके, दोज वैल्यूज विल रिमेन सेम। मैंने कहा ओके, नेक्स्ट नंबर के लिए पूछेगा, राइट, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन होता है। मैंने पहले 100 लिखा है, मैंने अभी 200 लिखा, सम कितना मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए। तो इस तरह से एक सिंपल एप्लीकेशन हमारा बन गया, कैलकुलेटर बन गया। इस तरह से आप अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर्स भी ट्राई कर सकते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। सम का, मल्टीप्लिकेशन का, कोई भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विजुअल बेसिक में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज रेफरेंस है यहाँ पे ऊपर कुछ भी मत देखिए, एक्सेस, एक्सेल, ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही रेफर करना होता है। थोड़ा सा समझने में शुरू शुरू में, ये देखो विजुअल बेसिक नेमिंग रूल्स, तो कौन से रूल्स है यहाँ पे, मतलब आपको स्पेस नहीं यूज करना है, पीरियड नहीं यूज करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं यूज करना है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। एक नेम में 225 LEN लेंथ वाला जो अपन यूज करते हैं ना, सॉरी 255 लेंथ से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए वेरिएबल नेम अब जब अपन जब डिक्लेयर करते, तो इस तरह से कुछ दिया होता है। बट ये लैंग्वेज रेफरेंस है ना, ये वाला आपको यूज करना होता है। ठीक है, और रेफरेंस में जाके तो आगे जाके आपको यहाँ पे उसके कैरेक्टर सेट्स, डेटा टाइप्स, ओके, डेटा टाइप का ओवरव्यू या फिर टाइप कन्वर्जन ओवरव्यू मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने डेटा टाइप्स के बारे में आज बात किया है। देखो, बुलियन टाइप का डेटा है, बाइट टाइप का डेटा है, डेट टाइप का डेटा है, डेसिमल टाइप का डेटा है, डबल टाइप का है, इंटीजर का है, लॉन्ग का है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मतलब ये सिंगल वगैरह इतना जरूरी नहीं है, हमें टेक्स्ट इतना पता हो गया सफिशिएंट। अगर आपको डेटा टाइप पता नहीं है, कोई भी टाइप का डेटा अगर एक सिंगल वेरिएबल में फिट करना है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दो, चलो ये वो रहेगा, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। और मैंने क्या लिखा है, मैंने नंबर n लिखा है, बट मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये एनी नेम, ओके, और ये पैसे वेबचैम्प से, ओके, टाइप मिसमैच का एरर दे देता है, राइट, टाइप
मिसमैच का एरर देता है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो टाइप मतलब इसके लिए एक्स के लिए डिक्लेयर किया है वो नंबर है, आपने तो अलग ही डेटा एंटर किया है, तो टाइप मिसमैच हो रहा है। इस तरह के एरर्स आते हैं, इस तरह के एरर्स को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। बाय प्रैक्टिस ये हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर वेरिएंट यूज करता हूँ, वेरिएंट, तो वेरिएंट मीनिंग कोई भी टाइप का डेटा आप उसमें डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। आपको कुछ फिगर ही करने की जरूरत नहीं कि उसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। मैंने इसको रन किया, अब भी मैं देखो, पहले मैं लॉन्ग के साथ स्टोर नहीं कर पा रहा था, बट अभी मैं अगर यहाँ पे वेबचाम लिख देता हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टोर हो गया। और नंबर 2 के लिए पूछ रहा है, नंबर में मैं फिर से लिखता हूँ, अगर ये देखो ये नंबर 2 जो है मेरा लॉन्ग टाइप का है, तो टाइप मिसमैच करके दे रहा। वेरिएंट मीनिंग कोई भी टाइप का डेटा। ठीक है, तो आपको बस आज के लिए इतना ही, देखो कि डेटा क्या है। ठीक है, मैंने नंबर के लिए मैंने बताया था कि शॉर्ट या फिर बाइट होता है, तो ये देखो बाइट यहाँ पे है, 1 बाइट। बाइट में ना 0 to 255 का ही नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा वाले नंबर साइज के, मतलब मीनिंग साइज नहीं, लेंथ नहीं बोल रहा मैं। 256 अगर हमने बाइट में एंटर किया तो वो नंबर नहीं लेगा। लेट से मैं यहाँ पे बाइट टाइप का कर देता हूँ, मैंने एक्स को एज अ बाइट टाइप का डिक्लेयर किया, और मैं यहाँ पे जाके 255 एंटर कर लेता हूँ, 0 to 255। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नंबर 2 के लिए पूछेगा। ओके, और ये दोनों का सम करके देगा। चलो फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, मैं 256 यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है? ओवरफ्लो बोल रहा है कि ये जो एक्स वेरिएबल है उसकी 256 नंबर को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, उसका साइज ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हर एक के लिए। अभी मैंने लॉन्ग ही क्यों यूज करने को बोला, ठीक है। तो हमने बाइट के लिए देखा 0 to 255, इंटीजर देखोगे तो 32,767, मतलब निगेटिव से लेके यहाँ तक इस रेंज के बीच में के नंबर हम उसमें इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। मेरे को बड़ा रेंज चाहिए, तो मैंने 21, 47, 48, 36, 47, ये 10 डिजिट वाला लॉन्ग है। तो मैंने कहा, इसलिए कहा कि मैंने ये वाला नंबर यूज कर लीजिए, इससे बड़े नंबर्स मोस्टली हमारे पास एनालिसिस के लिए नहीं होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहा लॉन्ग, तो और भी बड़ा है, आपको लॉन्ग लॉन्ग यूज करना होता है। तो इस तरह से डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, वो जब ओवरफ्लो का एरर आता है, मीनिंग आपको समझना है कि वो डेटा टाइप में कंफर्टेबल नहीं है। मिसमैच का एरर आता है, मतलब जो टाइप का हम डेटा डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं और जो टाइप का वेरिएबल है वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस मैक्रोज के लिए थोड़ा सा स्टडी करना है कि वेरिएबल मतलब किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करना है, देन किस तरह से हम एक सेल के अंदर वैल्यूज एंटर, अलग अलग सेल में आप वैल्यू एंटर करके देख सकते हो। मैंने सेल्स का बताया, और एक उसमें फंक्शन है रेंज करके। ठीक है, हम एक्सेल में जैसे A1 A2 वगैरह रेफर करते हैं ना, उस टाइप का। ठीक है, उस टाइप का भी फंक्शन, मतलब सेल्स भी यूज कर सकते हैं या फिर हम A1 A2 भी यूज कर सकते हैं। ये जो सम है, मैं इसको किसी रेंज में स्टोर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज। ओके, रेंज के बाद सेल 1, ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पे रेंज देना है, तो मैं यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, A1 की जगह पे मैं लिखता हूँ A10। ओके, A10 में मुझे उस वैल्यू को स्टोर करना है, तो आई विल से वैल्यू इज इक्वल टू, मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे सम को स्टोर करना है। ठीक है, मैंने रेंज वाला, देखो ये टाइम पे मैंने, हम जो नॉर्मल एक्सेल में A1 A2 वाला रेफरेंस है ना, उसको रेंज फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। सेल्स में हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर हमें देना होता है। अभी मैं जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, यहाँ पे डेटा टाइप का इशू इशू तो नहीं है। ओके, नहीं है, बाइट है तो छोटे ही नंबर यूज करते। बाइट के लिए मैंने 100 यूज किया, देन हमारा सेकंड नंबर जो है वो 200 यूज किया, मुझे सम मिला 300। और मेरा देखो वैल्यू जो है एक्टिव शीट में, जो एक्टिव शीट है जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ वो शीट में मेरा वैल्यू आके बैठ गया A10 में। तो इस तरह से दो फंक्शन है, रेंज एंड सेल्स। ठीक है, आज के लिए अपन, ऑल ऑफ यू आर हियर। ओके, आज के लिए अपन यहीं पे रखते हैं। मैक्रो के लिए बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। कल अपन वर्कबुक को किस तरह से ओपन करेंगे और एक रेंज को किस तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे दूसरे शीट में, ये देखेंगे। फिर वीकेंड पे अपन बात करेंगे
मल्टीपल शीट से, एक ही फोल्डर में आपके सेम कॉलम, मतलब सेम कॉलम का कुछ मैटर नहीं, बट आप एक के नीचे एक अपेंड करना चाहते हैं तो वो वाला प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल अपन रेगुलर इस टाइम पे लेंगे, उसके बाद जो भी मैक्रोज हमें स्टडी करना है वो वीकेंड पे करेंगे। वीकेंड पे मतलब थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। मई मई भी नहीं लगेगा, मतलब मई के 3 वीक्स चाहिए, वो भी पूरा 2 दिन के लिए नहीं, ओनली सैटरडे लेंगे, बट सैटरडे में भी हमारा सेशन लंबा चलेगा। ठीक है।